हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास अगेन। आप में से कुछ बच्चे अगले महीने नीट का एग्ज़ाम देने वाले हैं और उन्हीं के डिमांड पर मैं आज का एक टॉपिक लेकर आई हूँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मैं कोशिश करूँगी कि आप सबको ये वीडियो देखने के बाद ये टॉपिक पूरी तरह से समझ में आ जाए और इसे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करने में, इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसका अर्थ ही है कि एक ऐसा चेन जिससे होकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब ये चेन किसका बना हुआ है? तो ये चेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस का बना हुआ है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है और इसी चेन से होकर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला सब्सटेंस रिड्यूस हो जाता है और उस इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो जाता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र डिफरेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस से होकर होता है, तो ये ट्रांसफ़र रिपीटेड प्रोसेस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू ही होता है। इलेक्ट्रॉन गेन अर्थात रिडक्शन और इलेक्ट्रॉन रिलीज अर्थात ऑक्सीडेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ सब हेडिंग्स बना रहे हैं जिसके अंतर्गत हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे। लाइक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से हैं, एक्सेप्टर कौन से हैं, कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस और मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं जो इस सिस्टम को बनाते हैं। इन इलेक्ट्रॉन का पाथवे ऑफ फ्लो कैसा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन उस चेन से होकर कैसे फ्लो होता है और कितने प्रोटॉन पंप होते हैं कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू और नंबर ऑफ एटीपी कितने बनते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं NADH प्लस H प्लस और FADH2 जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल के दौरान बनते हैं और NADH प्लस H प्लस पायरुविक एसिड का एसिटाइल कोएंजाइम A के कन्वर्शन के दौरान भी बनता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर NADH प्लस H प्लस और FADH2 है। यही इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू ट्रांसपोर्ट होकर फाइनली ऑक्सीजन के पास पहुंचता है जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ही रहता है। प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस 5 होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 एंड 5। कॉम्प्लेक्स 1 NADH Q reductase having FMN FES cluster. Complex 2 succinate Q reductase having FES cluster. Complex 3 cytochrome reductase या cytochrome BC1. Complex 4 cytochrome C oxidase having cytochrome AA3 and copper cluster. Complex 5 is ATP synthase. इन प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस को हम एक शॉर्ट फनी स्टोरी के थ्रू याद रखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है कि काऊ शेड्स में गायें भोजन जिस बड़े से कंटेनर से खाती है उसे नाद कहते हैं और आपको ये भी पता है कि गाय अपने भोजन को चबाती है। यहाँ हम विजुअलाइज करेंगे कि गाय अपने नाद से फूड को सक करती है। तो कहानी है कि एक गाय अपने नाद से फूड सक करती है और तभी उसका साथी साइटोक्रोम जो कि रिड्यूस था ऑक्सीडाइज हो जाता है और 442 वोल्ट जनरेट कर ATP और H2O बनाता है। फिर से सुनिए, एक गाय अपने नाद से फूड सक करती है और तभी उसका साथी साइटोक्रोम जो कि रिड्यूस था ऑक्सीडाइज हो जाता है और 442 वोल्ट जनरेट कर ATP और H2O बनाता है। यहाँ पर नाद यानी कि NADH Q reductase कॉम्प्लेक्स 1 सक SUC सक का SUC सक्सिनेट Q reductase यानी कि कॉम्प्लेक्स 2 है। साइटोक्रोम उसका साथी साइटोक्रोम जो कि रिड्यूस था यानी कि साइटोक्रोम रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स 3 है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स 4 और ATP बनाता है, उससे है ATP सिंथेज। यहाँ 442 की बात हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे। तो कितने कॉम्प्लेक्स हुए? एक गाय अपने नाद से फूड सक करती है और तभी उसका साथी साइटोक्रोम जो कि रिड्यूस था ऑक्सीडाइज हो जाता है और 442 वोल्ट जनरेट कर ATP और H2O बनाता है। तो 5 कॉम्प्लेक्सेस के नाम इस स्टोरी में दिए गए हैं और इस तरह से आपको ये पांचों कॉम्प्लेक्सेस याद हो गए होंगे।
अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र पांचों कॉम्प्लेक्सेस से होकर कैसे होता है। NADH अपना इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को देता है, जो कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनॉन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है और वो रिड्यूस होकर यूबिक्विनॉल बनाता है। FeDH2 भी अपना इलेक्ट्रॉन देता है कॉम्प्लेक्स 2 को, और वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर यूबिक्विनॉन के पास ही जाता है उसे रिड्यूस करने के लिए। यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 NADH और FeDH2 से इलेक्ट्रॉन लेकर यूबिक्विनॉन को देता है, जो कि उसे रिड्यूस कर देता है इनटू यूबिक्विनॉल। यूबिक्विनॉन फिर इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 यानी कि साइटोक्रोम BC1 के पास ट्रांसफ़र कर देता है। कॉम्प्लेक्स 3 और से कॉम्प्लेक्स 4 में इलेक्ट्रॉन ले जाने का काम या उसे ट्रांसफ़र करने का काम साइटोक्रोम C करता है, जो कि एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के आउटर साइड में रहता है। कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली इलेक्ट्रॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चला जाता है। तो हम यहाँ पे फ्लो चार्ट में आसानी से देखकर समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले कॉम्प्लेक्स 1 में गया NADH से, वहाँ से यूबिक्विनॉन। FeDH2 से इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 2 के पास गया, वहाँ से ट्रांसफ़र होकर यूबिक्विनॉन उसे ट्रांसफ़र किया कॉम्प्लेक्स 3 के पास। कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 के पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है साइटोक्रोम C, और कॉम्प्लेक्स 4 से फाइनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 तक होता है थ्रू मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, उसी वक्त कुछ प्रोटॉन्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन के बीच में यानी कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होते हैं। NADH अपना प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 के ज़रिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजता है, और ये नंबर में 4 होते हैं, यानी कि 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 1 से होकर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पंप होता है। ठीक इसी तरह कॉम्प्लेक्स 3 से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से 4 प्रोटॉन कॉम्प्लेक्स 3 से होकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होता है, और कॉम्प्लेक्स 4 से भी 2 प्रोटॉन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स 1 और 3 4 प्रोटॉन को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में पंप करता है फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, वेयरएज कॉम्प्लेक्स 4 पंप ओनली 2 प्रोटॉन्स फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। हियर वी कैन सी अ नंबर 442। जो कुछ देर पहले जो हमने स्टोरी पढ़ा था, जहाँ पर साइटोक्रोम रिड्यूस था, पहले ऑक्सीडाइज होकर 442 वोल्ट जनरेट कर ATP और H2O बनाता है। यहाँ पर 442 वोल्ट रिलेटेड है 4 4 और 2 प्रोटॉन से, जो कि कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 से पंप होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कि MCQs में हमेशा आते हैं। जब इलेक्ट्रॉन 1 से 4 तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता रहता है, उसी वक्त एनर्जी रिलीज़ होती है, और उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर ATP बनाता है। लेकिन ये ATP प्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स 5 के कैटालिटिक साइट पे होता है, जो कि हम अगले डायग्राम में देखेंगे। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं CF0CF1 पार्टिकल को, दैट इज कॉम्प्लेक्स 5 और ATP सिंथेज। ये वही पार्टिकल है जिससे होकर प्रोटॉन्स पंप इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, क्योंकि प्रोटॉन्स कैन नॉट पास थ्रू द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन डायरेक्टली। माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आयंस को पास नहीं करने दे सकता है, और इसीलिए ये प्रोटॉन को CF0CF1 पार्टिकल से होकर ही मैट्रिक्स में आना होता है। CF0CF1 पार्टिकल के जैसा कि हम देख रहे हैं चित्र में 2 पार्ट है। F0 पार्ट इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इंटीग्रेटेड है, और F1 पार्ट प्रोजेक्टेड है इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। जब प्रोटॉन्स F0 F1 पार्टिकल से होकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है, उसी वक्त F1 पार्ट यानी कि इसका कैटालिटिक साइट पे ATP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर ATP बनाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के दौरान जो एनर्जी बनती है, उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जुड़कर ATP बनाता है एट F1 पार्ट ऑफ CF0CF1 पार्टिकल। यही प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर फिर H2O बनाता है।
ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के बीच में, इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट के वजह से ही प्रोटॉन्स इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आता है और एटीपी जनरेट होता है। इसी हाइपोथेसिस को केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहा जाता है और जिसको माइकल मिचेल ने दिया था। इस तरह से एटीपी का प्रोडक्शन सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लास्ट फेज में हो जाता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल सिर्फ सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लास्ट फेज में ही होता है, दैट इज़ टू कंबाइन विथ प्रोटॉन्स टू फॉर्म H2O। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला CH0CF1 पार्टिकल एटीपी जनरेट करता है with the help of energy derived by oxidation reduction reaction, that is due to the transfer of electron through different carriers. इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब NADH अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो ये NADH 3 ATP को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं, यानी कि एक NADH जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 3 ATP और एक FADH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो 2 ATP बनते हैं। इस तरह से हमने पूरे प्रोसेस में देखा कि कैसे 5 कॉम्प्लेक्सेस और कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कैसे कॉम्प्लेक्स 1 से यूबिक्विनॉन, कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनॉन, यूबिक्विनॉन से कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में साइटोक्रोम C के ज़रिए और फिर साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो जाता है। और एटीपी सिंथेज यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 वो कॉम्प्लेक्स है जिसके F1 पार्ट में एटीपी का जनरेशन होता है। So I hope you all understood the topic of electron transport system. If you have any kind of doubt, please comment and keep revising. Thank you.